बाल संरक्षण आयोग नहीं, ये है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। पेंशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है। हुँ, हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगहों पे बहुत सतही स्तर पे जहाँ पे विद्यालय थे, अभी की स्थिति में विद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हुँ, हर मन कुछ कहता है, हुँ, हुँ, हर बालक कुछ चाहता है हुँ, और हर क्षेत्र एक सुंदर रंग में रंगता है। हुँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं सीक्रेट कास्ट। आज हम जिस शख्सियत से मिलने आए हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष माना जाता है और वे हैं भी डॉक्टर वर्णिका शर्मा मैम। आइए हम उनसे जानते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं और बाल संरक्षण आयोग के बारे में जानते हैं। उनसे उनके व्यक्तित्व, जीवन और उनके कृतित्व के बारे में जानते हैं कि वे कैसे हैं और अपनी कैसी भूमिका का अपने परिवहन कर रहे हैं। तो आइए मैम से मिलते हैं। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, पूरा देश या पूरा राज्य हमारा जानना चाहता है, वर्णिका शर्मा का जीवन कैसा रहा? और वो कैसे इस पद तक पहुँची? कैसे यहाँ तक की भूमिका कैसे बनी? स्वाभाविक है कि जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो उसके पहले उसे बहुत सारी साधना करनी होती है। साधना में बहुत सारे साधन होते हैं और बहुत सारे साधन असाध्य होते हैं। जी। तो इसके लिए जो कई प्रक्रियाओं से गुज़रना होता है, उन प्रक्रियाओं को ही हम संघर्ष का नाम देते हैं। बहुत सही। तो इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अपने अ, अभी के लक्ष्य तक मैं पहुँच चुकी हूँ। मैम, अभी जो है आपकी जो भूमिका मिली है, उसमें बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में क्या भूमिका होती है? उसमें क्या करना होता है? बाल संरक्षण आयोग नहीं, ये है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। मतलब बच्चों के अधिकार, जो उनके जीवन को जीने के अधिकार हैं, जो उनके जीवन के विकास के अधिकार हैं, जो उनकी सहभागिता के अधिकार हैं और वे भी अधिकार ज़रूरी हैं, जो उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। यदि वे कार्य हो रहे हैं, तो उनसे भी संरक्षण प्रदान करना उनका अधिकार है। इन तमाम बातों पर मतलब इन 4 आयामों पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग गतिशील है। अब ये छत्तीसगढ़ में आपको कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ दिख रही हैं मैम? छत्तीसगढ़ वैसे तो एक शांत प्रदेश है, जी। बहुत सुंदर प्रदेश है, इसीलिए कहा भी जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत अधिक इच्छाएँ, बहुत अधिक अपेक्षाएँ या आकांक्षाओं के लबो-लुबाब से भरा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है। एक ऐसा कटोरा जो स्वयं तो संतुष्ट होता है, दूसरों की क्षुधा को भी तृप्त करता है। ऐसे प्रदेश में यदि जो नवपीढ़ी है, नवपीढ़ी जिसकी नींव बच्चे हैं, वे बच्चे जिनके लिए इस आयोग का गठन हुआ है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इन बच्चों की यदि समस्याओं को देखूं या उनको समस्याओं से जूझते हुए देखूं, तो बड़ा ही दुख और कुफ्त होता है। क्यों ऐसा? तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई देती है, वो है वर्तमान में जो बहुत ही कलेश मस्तिष्क में उत्पन्न करती है, वो है नशे से जूझता हुआ बचपन। नशा, जिसे आप गीला नशा कहते हैं, नशा जिसे आप सूखा नशा कहते हैं, तमाम वर्गीकरण कर दीजिए, पर एक और भी नशा है, तकनीकी नशा। वो नशा है मोबाइल का नशा, वो नशा है अपनों से दूरी होने पे उत्पन्न नशा। तो इसका रीज़न, इसके कारण जो भी हों, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आज हम कहते हैं कि बच्चे इन नशों में हैं, तो इन नशों का खालीपन कहाँ से शुरू हुआ है? ये थोड़ा गौर करने का विषय है। दूसरा, बच्चों को जो शिक्षा है, वो तो बहुत अच्छे से दी जा रही है, पहले से बाल सुलभ शिक्षाएँ हुई हैं। परंतु मेरे और भी निरंतर प्रयास हैं या आयोग की
दृष्टि है कि बच्चों को जो और भी उन्नतशीलता से यानी उनकी शिक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी बाधाएं ना उत्पन्न हो, जिससे उनकी शिक्षा का लय मेंटेन रहे। ऐसी कुछ एक बातें हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए अभी हमको थोड़ा नहीं, बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत। मैम एक समाज जो है बहुत सारे क्लास, सोसाइटी, उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय समाज में बँटा हुआ है। और ऐसे में जब एक समाज, एक तबका जो है बहुत ही निम्न वर्गीय हुँ। तबके से आता है, उसकी परवरिश, उसकी संगत का बहुत सारा असर होता है। तो उस समय उस परिदृश्य को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए आपकी नज़र? जी, बिल्कुल मैंने शुरू से ही कहा कि आज की दृष्टि में एक जो माटी गढ़ रही है, एक जो रचना बन रही है, ये रचना केवल एक बच्चे की रचना नहीं है। गौर कीजिएगा, ये रचना हमारे भारत के निव की रचना है। यदि हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो उसकी नींव आज के बच्चे हैं और इन आज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन सभी बातों को ध्यान दें जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति के कंधे पे आप ज़िम्मेदारी सौंप करके संतुष्ट नहीं हो सकते। इसमें परिवार को यानी कि पहले हम निबंध में लिखते थे, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर एंड टीचर्स आर द फर्स्ट पेरेंट। 8 8 8 का रेशियो होता है। अभी परसों किसी शिक्षाविद से मैंने सुना। जीवन के 8 घंटे यदि वो अपने शिक्षक और शिक्षिका के साथ बिताता है, जी मैम। फिर 8 घंटे वो अपने माता-पिता के साथ बिताता है। लेकिन अगले 8 घंटे वो जिसे उसे सामाजिक परिवेश में बिताना चाहिए, वो मी टाइमिंग में बिता रहा है। तो ये मी टाइमिंग वी टाइमिंग में कन्वर्ट करना किसका दायित्व है? इस मी टाइमिंग में वो क्या कर रहा है? क्या उसको खेल के मैदान मिल रहे हैं जिसमें वो खेल सके? इसका चिंतन करना किसका दायित्व है? बच्चा उस मी टाइमिंग के लिए क्यों आतुर है? ये देखना, ये मॉनिटर करना किसका काम है? बच्चे के ऊपर क्या केवल इम्पोज़ करके आप उसको जागृत कर सकते हैं या उसकी सहभागिता लेके उसको साथ में आगे बढ़ सकते हैं? ऐसे तमाम बातों पे चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। मैम समाज और समय बदल रहा है। टेक्नोलॉजी का दबदबा बढ़ते जा रहा है और साथ में जो आप बता रही हैं नशा भी, अलग-अलग प्रकार का नशा भी बढ़ते जा रहा है समाज में। तो उस समय में बच्चों की परवरिश, नर्चरिंग कैसे होनी चाहिए? बच्चों की परवरिश में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हुँ। बच्चों को आप तर्कविहीन नहीं छोड़िए या तर्क के लिए यूट्यूब से देख ले मत बोलिए। तर्क के लिए गूगल देवता नमो नमः कर लीजिए, ऐसा मत बोलिए। बच्चों के बाल मन कई प्रकार के प्रश्न रखता है। हुँ। उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए, उससे भागिए मत, उसको संतुष्ट कीजिए। जिस प्रकार एक बालक अपनी माँ के पास आता है और बोलता है माँ भूख लग रही है, तो वो उसको एक भोजन देती है और उसका यथासंभव प्रयत्न करती है कि वो उसकी क्षुधा को तृप्त कर सके, उसकी भूख को मिटा सके। ये माँ का दायित्व होता है। उसी प्रकार माँ-पिता दोनों मिलके अपने बच्चे की ये जो जिज्ञासा है, बालमन कई प्रश्न करता है, उसका समाधान करें। उसको इम्पोज़ करके या दबा के नहीं, यदि किसी कार्य के लिए मना कर रहे हैं, तो उसको प्रासंगिक तौर पे समझाएँ। कुटुंब का परिवेश बहुत अच्छा रखें। आस-पास के परिवेश में बच्चा जो देख रहा है, वही वो कार्य कर रहा है। उसको आप अलग से कुछ स्पेशलाइज़ेशन देके ठीक नहीं कर सकते। यदि बच्चे को सँभालना है तो परिवेश को अच्छा करना हम सबका दायित्व है। मैम एक समाज जब आगे बढ़ता है, पूरा समाज जब आगे बढ़ता है, तो पूरा देश आगे बढ़ता है। तो जब हम समाज आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो उसमें हर एक व्यक्ति की सहभागिता होती है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि व्यक्तिगत कुछ लोग सहभागिता दे रहे हैं, लेकिन सामाजिक जो सरोकार है, वो नहीं बन पा रहा है। उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? इन दिनों प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक प्रकार के भागदौड़ की दुनिया में जीवन जी रहा है, जिसको हर चीज़ से तुरंत आउटकम चाहिए होता है।
आउटकम किस माध्यम से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है या उसकी आगे परिणति क्या होनी है, इससे कोई सरोकार नहीं है। परंतु आउटकम चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा का माहौल है, इस माहौल से बचना चाहिए, तभी हम अध्यात्मपूर्ण परिवेश के साथ तकनीकी को आत्मसात कर सकेंगे। हुँ। तो तकनीकी हानि करने की बजाय हमारी प्रगति में सहायक। एजुकेशन सिस्टम में अभी किस तरीके का रिफ़ॉर्म होना चाहिए मैम? अभी जो आपके दृष्टिकोण से या किस तरह का रिफ़ॉर्म हो चुके हैं आपको लगता है? एजुकेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगहों पे बहुत सतही स्तर पे जहाँ पे विद्यालय थे, अभी की स्थिति में विद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुणवत्ताएँ भी बढ़ रही हैं, लेकिन क्या वो गुणवत्ता अपनी कंसिस्टेंसी या निरंतरता मेंटेन कर रही हैं? एक बात। हुँ। दूसरी बात, क्या गुणवत्ता अंतिम छोर तक पहुँच पाई है? दूसरी बात। तीसरी बात, यदि गुणवत्ता की कंसिस्टेंसी भी है, यदि गुणवत्ता पहुँच भी पाई है तो उस बालक ने उसको कितना आत्मसात किया है या हम सभी को एक ही छड़ी से हाँक रहे हैं और संतुष्टि की नीति अपना रहे हैं। ये थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है। हुँ। कुल मिला के प्रॉपर मॉनिटरिंग होना आवश्यक है। आवश्यक है। मैम बस्तर एक अलग समाज हो जाता है। आपने बस्तर में भी काम किया है और सरगुजा एक अलग बेल्ट हो जाता है। रायपुर, बिलासपुर एक अलग बेल्ट हो जाता है। छत्तीसगढ़ अगर हम मेजर 3 अलग-अलग दृष्टिकोण से देखें कि सरगुजा बेल्ट, रायपुर, बिलासपुर बेल्ट और एक बस्तर बेल्ट। इन तीनों बेल्ट को आप अलग-अलग क्या-क्या लगता है कि क्या-क्या अभी चुनौतियाँ हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, हर मन कुछ कहता है, हर बालक कुछ चाहता है हुँ। और हर क्षेत्र एक सुंदर रंग में रंगता है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के जिन कोनों का आपने ज़िक्र किया, सभी बालकों का मन कुछ-कुछ कहता है। बस इसको मन से सुनने की ज़रूरत है। आप जाकर के देखिए, बस्तर के बच्चों की एकाग्रता और कौशल इतना सुंदर है कि आप उनको कितने भी भौतिक संसाधनों का प्रलोभन दे दीजिए, वो किसी भी प्रकार से उनसे उनके प्रति टेम्पटेशन उनके मन में नहीं हुँ। आता। तो उनके इस कौशल का, उनके इस प्रतिभा का भरपूर दोहन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालाँकि किया जा रहा है, पर और भी स्पीड हुँ। बढ़नी चाहिए है। कारण अनुरूप निदान की बात मैं हमेशा से करते आई हूँ। तो हमको हर क्षेत्र की प्रासंगिकता के अनुरूप बच्चों तक के सुविधाओं की पहुँच तय करनी चाहिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि वो स्पार्क जनरेटिंग हो सके। सरगुजा रेंज की बात करूँ, तो ठीक है हमने वहाँ पे पढ़ाई का एक परिवेश उत्पन्न किया। बहुत दिनों से कार्य चल रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। अभी वहाँ पे हमको एक और कदम लेने की ज़रूरत होगी कि बच्चों की रुचि भी जाननी होगी, उनको और डीप पेनिट्रेशन के साथ थोड़ा हमको काम करना पड़ेगा। वहाँ के बच्चे नृत्य, संगीत, कला जो बाहर बच्चों को समर क्लासेस लगा के सिखाया जाता है, वो उनमें नैसर्गिक है। हुँ। जल्दी से एक्सेप्टेंस, जल्दी से ग्रास्प करते हैं। तो हर बच्चे में अलग-अलग चीज़ें हैं। अब सारी जगह के बच्चे एक साथ कह रहे हैं कि हमारा मन कुछ कह रहा है, आइए, सुनिए और इस पे कुछ मत कीजिए, बहुत कुछ कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। मैम सरकारी स्कूल व्यवस्था और एक प्राइवेटाइजेशन के बढ़ने के बाद मैंने देखा है स्कूलों की स्थिति लगातार सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो लगातार लगातार कमतर होती जा रही है। हमको देखने को ऐसा मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों को लगातार क्लर्कियल काम में बिजी रखना, ये सारी चीज़ें जो बढ़ी हैं, तो जो शिक्षा का जो माहौल बच्चों तक पहुँचना चाहिए, जो बच्चों को जो पढ़ने में जो समय मिलना चाहिए एक शिक्षक और बच्चों के रिलेशन नहीं, मैं समझ पा रही हूँ आप जो कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन का समय एक शिक्षक और बच्चे के बीच होना चाहिए, उसमें ये कुछ विघ्न बाधाएँ हैं, जी। इन पे क्या करें? तो इन्हीं विघ्न बाधाओं पे दृष्टि रखने के लिए आयोग का निर्माण हुआ है।
आयोग की नज़र निरंतर इन क्षेत्रों में बनी हुई है और हम निरंतर उन जगहों का, उन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, अनुशंसाएँ जारी कर रहे हैं और प्रॉपर संज्ञान में ले रहे हैं। और मैं हमेशा से कहती आई हूँ, सनद रहे कि यदि वे व्यक्ति जो बच्चों के जीवन के अधिकार के लिए ज़िम्मेदार हैं, यदि उनसे ज़िम्मेदारी में कोताही होती है, तो आयोग की तीव्र दृष्टि वहाँ पे त्वरित होती है। मैम, अभी रायगढ़ एक बेल्ट है, मैंने वहाँ पर कुछ महीने 2 साल फील्ड में काम किया। वहाँ पर मैंने देखा एजुकेशन को लेकर के, तो वहाँ पर मैं देख पा रहा था कि रायगढ़ में कबड्डी का एक अच्छा माहौल है। मतलब एक रायगढ़ के बच्चे कबड्डी में लेकिन वो प्रोत्साहन बच्चों को जो मिलना चाहिए, हुँ। वो प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। मैं धर्मजयगढ़ में था, वहाँ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चों को फुटबॉल अच्छा अगर उनको फुटबॉल स्टेडियम मिले तो हुँ, उनको मिलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। ऐसे समय में जब उनकी प्रतिभा जिस समय उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए, वो रिसोर्सेज़ मिलने चाहिए, उस समय उनको वो रिसोर्स नहीं मिल जी, बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही प्रश्न किया है हुँ। और इनके प्रश्नों से पूर्व पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने उत्तर दिया है। कुल मिला के आयोग ने आज से 22 दिन पूर्व अनुशंसा जारी करके कहा है कि सभी क्षेत्रों में खेल के मैदानों की सुनिश्चितता की जाए ताकि हमारे बच्चे मोबाइल की दुनिया से निकल के मैदान की दुनिया में आएं। मोबाइल वाले योद्धा ना बने बल्कि मैदान में आके कुशल और कुशाग्र योद्धा बने और इन क्षेत्र में आगे की जो मैं अनुशंसा जारी करने वाली हूँ उसमें मेरा सभी जिलाधीशों की ओर सभी उच्चस्थ जो भी ज़िम्मेदार अधिकारीगण हैं, उनकी ओर यही आग्रह भी रहेगा कि बच्चों के खेल के मैदान संरक्षित किए जाएँ। कुछ क्षेत्रों का मैं दौरा करके आ चुकी हूँ, निरीक्षण किया है और जी। तत्कालिक आदेश भी पारित किए हैं। लेकिन आगे वाले क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में स्पष्ट तौर पे कहा है कि बच्चे के न केवल मैदान सुरक्षित रखे जाएँ, बल्कि उनके खेल से जुड़े समस्त संसाधन भी संरक्षित रखें। एक अंतिम और 2 अंतिम प्रश्न करूँगा मैम। पहला ये कि मैम अभी चाइना जो है, वो अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में एआई और रोबोटिक्स की जो स्टडी है, वो स्कूल एजुकेशन में जोड़ रहा है। और हम ज़्यादातर हमारा जो हम अध्यात्म को तो बहुत अच्छा मानते ही हैं और अध्यात्म को मानना भी चाहिए। लेकिन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, अभी एआई, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग या डेटा साइंस इन चीज़ों का कुछ भी दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। और इतना डिफरेंशिएशन है एजुकेशन सिस्टम में। एक वर्ग डीपीएस रोहिणीपुरम में कोई दिल्ली में बच्चा पढ़ रहा है उसके एजुकेशन में और एक तरफ कोई गाँव में कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा उसके एजुकेशन में। बहुत बड़ा अंतर है। तो वो कैसे संभव हो पाएगा हमारे देश में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो प्रश्न आपका करना लाज़मी है, लेकिन उत्तर इसका बहुत बढ़िया-सा है। आप देखिए कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साउथ कोरिया और जापान का दौरा करके आए हैं। अभी गुजरात से भी होके आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दौरे तो हुए ही हैं, अंतर्राज्यीय दौरे भी हुए हैं। इन सभी बातों में एक चीज़ स्पष्ट है कि डेवलपमेंट यानी छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। हुँ, विकसित छत्तीसगढ़ की ओर अग्रसर हो रहा है हमारा छत्तीसगढ़। तो इन दिनों टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ भी आ रही है और जल्द ही आएगी और कुछ क्षेत्रों में निरंतर पहुंचेगी। परंतु इसके पूर्व जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुँ, उसको भी हम उचित कर लें, तो तकनीकी के साथ में हुँ, अध्यात्म का हम उचित मेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। हुँ, धैर्य के साथ आगे बढ़ना उचित है। हुँ, हड़बड़ी में चाइना इज़ अ ड्रैगन कंट्री उन्होंने हमेशा हम खुद ही कहते हैं कि चाइना की लाइट नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। आज वो एआई जिस अल्प आयु में सिखा रहे हैं, हम प्रासंगिक तौर पे सिखाएँगे इसको। हम मजबूत नींव के साथ अपने बच्चों में कल्टीवेट करेंगे। बहुत सही। मैम वर्णिका शर्मा एक माँ के रूप में अपने आप को कैसे देखती हैं? एक मातृत्व की भावना के रूप स्त्री का सुंदर रूप माँ होता है। इसलिए कि एक दिन जब स्त्री के साथ-साथ उसमें वात्सल्य के गुण हुँ, हुँ, जागृत होते हैं, उसका
स्नेह वात्सल्य का स्वरूप धारण करता है, तो वो माँ होती है। उसी वात्सल्य और ममता के स्वरूप के कारण अपने से पहले अपनों का सोचने की दृष्टि के लिए भगवान माँ को एक दिव्य दृष्टि देता है। हाँ। और कदाचित इसी वजह से मुझे भगवान ने यहाँ आने का सौभाग्य दिया है और उन्हीं परमात्मा से, परमपिता से, माता रानी से यही प्रार्थना है कि अपनी इस बेटी को माँ के दायित्व के उचित निर्वहन की संपूर्ण शक्ति और श्रद्धा प्रदान करे। मैम, हमें आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और हम और हमारे दर्शक ये निरंतर ये आपका प्रोग्राम देख कर के वो सीखेंगे, बहुत सारी सीख लेंगे, आपकी बातों से उनको बहुत सारी सीख मिलेगी और आप इसी तरह मातृत्व के गुणों से वात्सल्यता के साथ सभी बच्चों का, छत्तीसगढ़ के हर एक बच्चों के कौशल को, हुनर को, उनका जो उनके अधिकार हैं, उनके लिए लगातार आप काम करते रहिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ मैम और धन्यवाद। आप अपने जीवन में प्रगति करते रहना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।